क्रोकोडाइल पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आपका बच्चा एक मगरमच्छ द्वारा छीन लिया गया है। आप नदी के किनारे खड़े हैं, दिल जोरों से धड़क रहा है, सांसें तेज, और सामने पानी में वो ठंडी, बिना पलक झपकाए आंखों वाला मगरमच्छ आपको घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारा बच्चा वापस करूंगा, लेकिन सिर्फ तब जब तुम ठीक ठीक अंदाजा लगा सको कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। एक पल को जैसे समय थम गया है। ये अब सिर्फ जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं रहा, ये बन गया है तर्क का जाल। जो भी उत्तर आप देंगे, आप एक गहरे पैराडॉक्स में फंसने वाले हैं। अब कहानी को समझते हैं दो दृश्यों में। पहला दृश्य, आप अनुमान लगाते हैं, मगरमच्छ मेरा बच्चा लौट आएगा। अब अगर मगरमच्छ सच में बच्चा लौटाने का इरादा रखता है, तो आपका अनुमान सही हुआ और उसे अपना वादा निभाना पड़ेगा। आपका बच्चा सुरक्षित लौट आएगा। लेकिन अगर मगरमच्छ का इरादा बच्चा न लौटाने का है, तो आपका अनुमान गलत हुआ और वह अपना वादा निभाने के लिए बाध्य नहीं है। यहां सब कुछ सीधा और तर्क संगत लगता है। नतीजा मगरमच्छ की नियत पर निर्भर करता है। दूसरा दृश्य, यहीं असली उलझन शुरू होती है। अब आप अनुमान लगाते हैं, मगरमच्छ मेरा बच्चा वापस नहीं करेगा। अगर मगरमच्छ सच में बच्चा नहीं लौटाना चाहता, तो आपका अनुमान सही हुआ। लेकिन उसने तो कहा था कि सही अनुमान हुआ तो वो बच्चा लौटा देगा, तो अब उसे बच्चा लौटाना होगा। मगर ऐसा करते ही वो अपने इरादे के खिलाफ जाएगा, और अगर वह वास्तव में लौटाना चाहता था, तो आपका अनुमान गलत हुआ। गलत अनुमान का मतलब उसे बच्चा लौटाना नहीं है। फिर भी अगर वह लौटाता है, तो वो अपनी ही शर्त तोड़ता है। यानी मगरमच्छ किसी भी दिशा में फैसला ले, वह तर्क के मकड़जाल में फंस जाता है। तो क्या चल रहा है यहां? इसे कहा जाता है क्रोकोडाइल पैराडॉक्स, एक सेल्फ रेफरेंशियल या आत्म संदर्भित तर्क विरोधाभास। एक ऐसी पहेली जो खुद अपने ही नियमों से उलझ जाती है। जैसे लायर पैराडॉक्स, यह वाक्य झूठा है। अगर यह सच है तो यह झूठा होना चाहिए, और अगर झूठा है तो सच भी। मगरमच्छ की शर्त भी वैसी ही है। उसकी वचनबद्धता खुद को ही नकारती है। इस कहानी के पीछे एक और गहरा सवाल है, क्या हर वादा वाकई निभाया जा सकता है? अगर किसी वादे की शर्तें ही तर्क के हिसाब से अधूरी या असंभव हों, तो वो वादा क्या था? हम असल जिंदगी में भी ऐसे ही जालों में फंसते हैं, जहां नियम, कानून या समझौते खुद में विरोधाभासी होते हैं, चाहे वह राजनीति हो या न्याय व्यवस्था। और सबसे गहरी बात, मगरमच्छ सिर्फ शिकारी नहीं है, वो एक चालाक खिलाड़ी है जो नियमों को ऐसे सेट करता है कि कोई भी जवाब देने वाला फंस ही जाए। कुछ संस्थाएं, सिस्टम या सत्ता तंत्र भी ऐसे ही होते हैं, जहां आप कुछ भी करें, उलझन से बच नहीं सकते। तो क्या इसका कोई हल है? दार्शनिकों ने कहा है, शायद नहीं, क्योंकि यह पैराडॉक्स सुलझाने के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारे सोच की सीमाएं दिखाने के लिए है। हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता। कुछ सवाल हमें सिर्फ ये समझाने आते हैं कि हम फंसे कैसे। अंत में एक सीख, अगर कभी जिंदगी में मगरमच्छ जैसा कोई सौदा सामने आए, तो याद रखिए, कभी-कभी समस्या उत्तर में नहीं, बल्कि सवाल की बनावट में छुपी होती है। सोराइड्स पैराडॉक्स। कल्पना कीजिए, आपके सामने रेत के कुछ कण पड़े हैं। क्या यह रेत का ढेर है? नहीं, एक अकेला कण तो ढेर नहीं हो सकता। दो कण? शायद नहीं। तो फिर कब से यह ढेर कहलाता है? 10 पर, 100 पर या 1000 पर? मान लीजिए आप एक एक करके रेत के कण जोड़ते जा रहे हैं, पर उस सटीक बिंदु को पकड़ पाना असंभव है जहां आप कह सकें, अब यह ढेर है। यही है सोराइड्स पैराडॉक्स, या जिसे कभी-कभी हीप पैराडॉक्स भी कहते हैं। शुरुआत में लगेगा ये तो बस शब्दों की गड़बड़ी है, ढेर यानी एक बड़ा समूह। लेकिन जब आप पूछते हैं कितने कणों पर ढेर बनता है, तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। अगर आप कहते हैं 100 कण ढेर बनाते हैं, तो क्या 99 पर नहीं? फर्क तो बहुत मामूली है। सोराइड्स पैराडॉक्स दिखाता है, हमारी दुनिया में कई चीजों की सीमाएं स्पष्ट नहीं होती। हमारे शब्द, हमारे विचार कई बार धुंधले होते हैं। सोचिए, गंजापन कब शुरू होता है? क्या एक बाल गिरने से, या 2 या 10? आखिर कौन सा वो बाल है जो गिरते ही इंसान गंजा कहलाता है? हम कई बार एक थ्रेशहोल्ड, एक सीमा तय करने की कोशिश करते हैं, मगर अगला सवाल यही होता है, यही सीमा क्यों? और क्यों नहीं कुछ और?
कुछ लोग कहते हैं संदर्भ भी मायने रखता है। 50 कण एक छोटी मेज पर ढेर लग सकते हैं, पर समुद्र के किनारे शायद 5000 भी नहीं। यह पैराडॉक्स हमें यह भी दिखाता है कि भाषा कितनी सापेक्ष हो सकती है, और यही समस्या सिर्फ परिभाषाओं तक सीमित नहीं। कानून, समाज, नैतिकता सब इससे प्रभावित होते हैं। जैसे उचित संदेह, उचित व्यवहार, अत्यधिक बल, ये सब भी वैग शब्द हैं, धुंधले। इनकी लचक जरूरी होती है, पर यही लचीलापन विवाद भी खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक स्पष्ट रेखा नहीं होती। सोराइट्स पैराडॉक्स हमें यह भी बताता है कि यह कोई भाषाई कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी वास्तविकता का हिस्सा है। दुनिया में बदलाव अक्सर धीरे धीरे होता है, इतना सूक्ष्म कि हमें पता भी नहीं चलता कब कुछ बदल गया। आपकी राय, आपका रिश्ता, आपकी उम्र कदम कदम बदलती है, पर कब वो बदलाव पूरा हो गया कहना मुश्किल है। दर्शन शास्त्र में इसे वेजनेस की समस्या कहा जाता है। इसे समझाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं, जैसे डिग्रीज ऑफ ट्रूथ या फजी लॉजिक, जहां चीजें 100% सही या गलत नहीं होती, बल्कि किसी अनुपात में होती हैं। ये समाधान नहीं, पर कोशिश है इस उलझन को स्वीकारने की। हमारी सोच हर चीज को काले सफेद, छोटा बड़ा, अमीर गरीब जैसे साफ खांचों में बांटना चाहती है, पर सोराइट्स पैराडॉक्स हमें हिला देता है और कहता है दुनिया उतनी स्पष्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं। हो सकता है बदलाव धीरे धीरे हो रहा हो और हमें समझ ही ना आए कि हम कब पुराने से नए में बदल गए। और यही है सोराइट्स पैराडॉक्स की असली गहराई। छोटे छोटे कदमों से कब आया बड़ा फर्क, कभी पता नहीं चलता। ग्रेन ऑफ मिलेट पैराडॉक्स। सोचिए, आपके हाथ से एक राई का दाना जमीन पर गिरता है। क्या कोई आवाज हुई? शायद नहीं, इतनी हल्की कि हमारे कानों ने कुछ सुना ही नहीं। लेकिन अगर एक मुट्ठी राई फेंक दी जाए या फिर पूरी बोरी पलट दी जाए, तो आप यकीनन सुनेंगे एक स्पष्ट झन्न जैसी आवाज। पर सवाल यह है, कब वो न के बराबर ध्वनि एक सुनाई देने वाली आवाज में बदल गई? यही है ग्रेन ऑफ मिलेट पैराडॉक्स, एक प्राचीन तर्कशास्त्रीय पहेली जो बताती है कि कैसे बहुत छोटे छोटे, लगभग नगण्य बदलाव मिलकर एक विशाल असर पैदा कर देते हैं। अगर एक दाना कोई आवाज नहीं करता, तो 2, 5, 100 कहां जाकर हमें वो आवाज साफ सुनाई देने लगती है। और जो बिंदु हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो थ्रेशहोल्ड आखिर इतना निश्चित क्यों होगा? ये वही उलझन है जो हमें सोराइट्स पैराडॉक्स में दिखती है, जहां पूछा जाता है कितने रेत के दाने मिलकर ढेर बनाते हैं। एक एक दाना जोड़ने पर हम कभी तय नहीं कर पाते कि अब यह ढेर है या नहीं। इसी तरह एक एक दाने की गिरती आवाज हमें कभी साफ सुनाई नहीं देती, लेकिन अचानक एक बिंदु पर हम कहते हैं अब आवाज आई। यह दिखाता है कि हमारी दुनिया में कई सीमाएं होती हैं जो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती। साइलेंट या लाउड जैसे सख्त लेबल हमारे दिमाग को पसंद है, पर वास्तविकता अक्सर होती है धीरे धीरे बदलती, ग्रेजुअल। मनोविज्ञान में भी यह बहुत गहराई से दिखता है। एक एक रुपया बचाने या खर्च करने से क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं, पर रोज रोज वही छोटा असर बड़ा परिणाम बन जाता है। ग्रेन ऑफ मिलेट पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि सूक्ष्म परिवर्तन जब लगातार जुड़ते हैं, तो वे एक दिन बन जाते हैं गूंजती हुई आवाज। पर उस परिवर्तन के क्षण को पहचानना मुश्किल है। दर्शन शास्त्र में यह हमें बताता है कि हमारी भाषा और वास्तविकता के बीच अक्सर एक धुंधली रेखा होती है। क्या एक दाना वाकई बिना आवाज होता है, या बस हमारी सुनने की सीमा के नीचे होता है? असल जीवन में यह पैराडॉक्स कई जगह दिखता है। क्लाइमेट चेंज, छोटे छोटे उत्सर्जन मिलकर एक वैश्विक संकट बनाते हैं। स्वास्थ्य, दिन भर की खाने की एक एक अतिरिक्त बाइट कब मोटापा बन जाती है, हम नहीं जान पाते। सामाजिक परिवर्तन, एक एक व्यक्ति की कोशिश कैसे एक आंदोलन बन जाती है। हम सोचते हैं इतना छोटा बदलाव, इसका क्या असर होगा? पर जब वही छोटे प्रयास बार बार होते हैं, वो आवाज बन जाती है। अंत में ग्रेन ऑफ मिलेट पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि जो छोटा और नगण्य लगता है, वो भी अगर बहुत बार दोहराया जाए तो सुनाई देने लगता है। चाहे वह आदत हो, विचार हो या बदलाव, हर छोटा कण कहीं ना कहीं किसी बड़ी आवाज का हिस्सा बनता है। ट्विन पैराडॉक्स, समय यात्रा।
हमेशा से इंसानी कल्पनाओं और विज्ञान कथाओं का सबसे दिलचस्प विषय रही है। लेकिन ट्विन पैराडॉक्स इस कल्पना को हकीकत के बेहद करीब ले आता है। यह कोई फिक्शन नहीं, बल्कि आइंस्टीन की विशेष सापेक्षता यानी स्पेशल रिलेटिविटी से निकला एक ऐसा विचार है जो कहता है, जब आप तेज गति से चलते हैं तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। अब सोचिए, एक जैसे दो जुड़वां भाई, उम्र भी बराबर, एक पृथ्वी पर ही रहता है और दूसरा रॉकेट से अंतरिक्ष में यात्रा पर निकलता है, लगभग प्रकाश की गति से। वो तेजी से दूर जाता है और फिर कुछ सालों बाद लौटता है। जब दोनों फिर मिलते हैं तो पृथ्वी पर रुका भाई बूढ़ा हो चुका होता है और रॉकेट वाला भाई अब भी उतना ही जवान दिखता है। क्या यह चमत्कार है? नहीं, यह है टाइम डायलेशन, समय का फैलाव। और यही है ट्विन पैराडॉक्स। अब सवाल उठता है, जब गति सापेक्ष है तो रॉकेट वाला क्यों ना कहे, मैं तो रुका था, पृथ्वी ही मेरे मुकाबले दौड़ रही थी। तो फिर उसका समय धीमा क्यों नहीं हुआ? यहीं पर आता है इस पहेली का ट्विस्ट। रॉकेट वाला भाई सिर्फ गति से नहीं गुजरता, वो त्वरण और मंदन यानी एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन से भी गुजरता है। वो अपनी गति बदलता है, दिशा मोड़ता है, यानी उसका जड़त्वीय फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम बदलता है, जबकि पृथ्वी वाला भाई एक ही फ्रेम में बना रहता है। बस यही फर्क तय करता है कि किसका समय धीरे बीता। मान लीजिए दोनों जुड़वा भाई 20 साल के हैं। रॉकेट वाला भाई तेजी से किसी दूर ग्रह की ओर जाता है और कुछ साल बाद लौटता है। पृथ्वी पर 40 साल बीत चुके होते हैं, पर रॉकेट वाले के लिए शायद सिर्फ 10 या 15 साल ही बीते हों। यानी वो अब अपने भाई से कई साल छोटा दिखता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविकता है। इसका प्रमाण हम स्पेस मिशनों में देख चुके हैं। जिन अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी से बाहर समय बिताया, उनकी घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से थोड़ा पीछे चलती है। और तो और जीपीएस सैटेलाइट्स में हमें विशेष रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाने पड़ते हैं, वरना सिस्टम में भारी त्रुटियां आने लगती हैं। तो फिर इसे पैराडॉक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि शुरुआत में यह विचार सापेक्षता के नियमों को चुनौती देता हुआ लगता है, पर असल में यह किसी सरल गति का मामला नहीं है, बल्कि त्वरण यानी रॉकेट की दिशा बदलने का फर्क पूरे अनुभव को असंतुलित बना देता है। इस विचार से एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या समय सबके लिए एक जैसा बहता है? रिलेटिविटी कहती है, नहीं। समय और दूरी दोनों प्रेक्षक यानी ऑब्जर्वर की गति और स्थिति पर निर्भर करते हैं। समय कोई सार्वभौमिक घड़ी नहीं, बल्कि वह एक स्पेस टाइम फैब्रिक का हिस्सा है, जहां गति और गुरुत्वाकर्षण समय के बहाव को बदल सकते हैं। दार्शनिक रूप से देखें तो यह विचार हमारी कल्पना की सीमाओं को तोड़ देता है। क्या भविष्य में जाना संभव है? हां, अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा होगा और बाकी सबके लिए तेज, यानी आप भविष्य में पहुंच सकते हैं। पर अतीत में लौटना अब भी एक विवादास्पद विषय है। अंत में ट्विन पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड हमारी सीधी सादी समझ से कहीं ज्यादा जटिल और चौंकाने वाला है। समय कोई स्थिर धारा नहीं, वो बदलता है, मुड़ता है और हर चलती वस्तु के लिए अलग होता है। यह आइंस्टीन के विचारों की सबसे हैरान कर देने वाली मिसाल है, जहां कॉमन सेंस चुप हो जाता है और विज्ञान बोल उठता है। अगर इन कहानियों ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी और भी ज्यादा गहराई लेकर आएगी।